Hello everyone, we are going to start class 8th NCERT History Chapter 4 Tribals, Dikus and Vision of Golden Age। तो देखो 1895 में एक व्यक्ति था बिरसा, जो कि ऐसे ही झारखंड के छोटा नागपुर जंगलों में घूमता दिख जाता था। लोगों का कहना था कि बिरसा के पास ना मैजिकल पावर्स है, मिरेकलस पावर्स है, वो सभी डिजीजेस को ठीक कर सकता है और जो ग्रेन्स होते हैं ना अनाज उनको बढ़ा सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। बिरसा ने ना खुद को ऐसे डिक्लेयर कर दिया था कि गॉड ने उनको अपॉइंट किया हुआ है ताकि वो लोगों को ट्रबल से बचा सके और जो डीकूज है मतलब बाहरी लोग हैं उनकी स्लेवरी से बचा सके। तो देखो समय के साथ साथ हजारों लोगों ने बिरसा को फॉलो करना शुरू कर दिया, ऐसा मानते हुए कि वो भगवान है और आया है इसलिए कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। बिरसा का जन्म मुंडास की फैमिली में हुआ था। मुंडास छोटा नागपुर का एक ट्राइबल ग्रुप था, लेकिन उनके फॉलोअर्स सिर्फ मुंडास से ही नहीं दूसरे रीजन से भी थे, जैसे संथाल्स या ओराउंस। और वो सभी ना एक तरह से काफी अनहैप्पी थे क्योंकि उनको जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी ना ब्रिटिश रूल के कारण, उनसे वो काफी दुखी थे। और जो उनके फैमिलियर वेज थे लाइफ के, जो कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, उनके लिवलीहुड का भी एक थ्रेट आता जा रहा था और जो उनका रिलीजन था ना वो भी डेंजर में था। तो इन सब से वो काफी परेशान थे। तो देखो बिरसा ने किस तरह से इन प्रॉब्लम को बाहर निकालने की कोशिश की है, निकाला। तो देखो जो आउटसाइडर्स थे ना उनको डीकूस कहा जाता था, मतलब बाहरी लोग डीकूस कहा जाता था। और वो पता नहीं कैसे लोगों को गुलाम बना लेते थे उन्हीं के रीजन में। और क्या हो रहा था ब्रिटिश के अंडर ट्राइबल लोगों के साथ और उनकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा था, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो देखो हमने ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में लास्ट ईयर में पढ़ा था। काफी जो ट्राइब्स होते हैं उनके कस्टम्स और रिचुअल्स जो होते हैं ना, वो जो ब्राह्मण्स ने बताए हुए हैं उनसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं थोड़े। और ये जो सोसाइटीज होती है ना, इनका कोई शार्प सोशल डिवीजन भी नहीं होता, जैसे बहुत सारी कास्ट वगैरह होती है ना, इस तरह के कास्ट बेसिस बहुत सारे डिवीजन भी नहीं होते। उन सबका मानना होता है कि वो सब एक साथ ना एक ही मतलब रिश्तेदार टाइप के लोग हैं वो आपस में। उनका एक कॉमन टाइज है किनशिप की, इस तरह के वो रिश्ते से बंधे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि उनके बीच में कोई भी सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस ही नहीं होता ट्राइब्स में, होते हैं वो भी। ट्राइबल ग्रुप्स कैसे रहते हैं, तो देखो 19th सेंचुरी में ट्राइबल पीपल जो थे ना इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, वो अलग अलग तरह के काम करते रहते थे। कुछ थे झूम कल्टीवेटर्स, सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन। इसका मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कैसे करते हैं, देखो जो लैंड की छोटी छोटी पैचेस होती है ना उन पर की जाती है फॉरेस्ट में। कल्टीवेटर्स क्या करते हैं, जो ट्री टॉप्स होते हैं ना मतलब पेड़ों के ऊपर का हिस्सा, उनको काट देते हैं ताकि जंगल के अंदर सनलाइट आ सके अच्छे से, ताकि सनलाइट ग्राउंड पर पहुंचे, इसके लिए ट्री टॉप्स काट देते हैं। और जो लैंड पे जितनी भी वेजिटेशन होती है उसको जला देते हैं ताकि उस लैंड पे कल्टीवेशन कर सके। और फिर जो वो जो राख होती है ना, राख ऐश को वो ऐसे ही मिट्टी पे फैला देते हैं, ताकि क्योंकि इसमें ना पोटाश होता है, तो वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है थोड़ा। और एक्स की हेल्प से वो ट्रीज को कट करते हैं और हो की हेल्प से वो मिट्टी को खोदते हैं ताकि कल्टीवेशन वगैरह कर सके। और देखो नॉर्मल क्या होता है कि प्लॉ की हेल्प से लैंड को प्लॉ करते हैं और फिर बीज उगाते हैं। लेकिन इसमें झूम कल्टीवेशन में ऐसे ही बीजों को फेंक देते हैं, कोई भी हल चलाकर बोते नहीं उसको, ऐसे ही फेंकते चलते हैं। और जब क्रॉप एक बार तैयार हो जाती है और हार्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर वो उसके बाद दूसरी फील्ड पे चले जाते हैं। और जिसको एक बार फील्ड को यूज कर लिया हो ना, उस पे कल्टीवेशन हो गई, उसको फिर फैलो छोड़ देते हैं, मतलब खाली छोड़ देते हैं, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रिकवर कर सके कुछ सालों के लिए। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो है ना वो यूजुअली हिली एरियाज या फिर फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स में मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के। और इनकी लाइफ जो होती है ना इन ट्राइबल लोगों की, वो फ्री मूवमेंट पर डिपेंडेंट होती है कि ये फॉरेस्ट में फ्री मूवमेंट कर सके और फॉरेस्ट का जो लैंड है और फॉरेस्ट में जो क्रॉप्स होती है उनको वो अपने हिसाब से यूज कर सके। वो ही मतलब एक तरह से इसी तरह से तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब देखो कुछ तो थे झूम कल्टीवेशन हमने पढ़ा, लेकिन कुछ हंटर्स और गैदरर्स भी थे। और कई रीजन्स में ट्राइबल ग्रुप्स जो कि थे वो हंटिंग और गैदरिंग के थ्रू जीते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी उनको मिल जाता था वो गैदर कर लेते थे। वो फॉरेस्ट को अपने सर्वाइवल के लिए ना काफी एसेंशियल मानते थे। और खोन्स जो है ना, वो इस तरह की एक कम्युनिटी है जो कि ओडिशा के फॉरेस्ट में रहती थी। वो रेगुलरली हंट पे जाते थे एक साथ, और जो भी मीट वो कलेक्ट कर लेते थे ना, मतलब हंट कर लेते थे, वो आपस में बांट लेते थे। साथ ही वो देखो फ्रूट्स खाते थे, रूट्स खाते थे जो भी वो फॉरेस्ट से कलेक्ट कर लेते थे। और फूड जो होता था ना उसको कुक कर लेते थे उस ऑयल की हेल्प से, मतलब ऑयल में फूड की कुकिंग करते थे। और ऑयल कहाँ से मिलता था, जो महुआ और साल के बीज होते हैं ना उनसे निकाल लेते थे। और देखो काफी जो फॉरेस्ट श्रब्स या हर्ब्स होती है उनको मेडिसिनल पर्पज से दवाइयों की तरह भी यूज कर लेते हैं और फॉरेस्ट का प्रोड्यूस लोकल मार्केट्स में भी बेच देते थे। लोकल वीवर्स जो होते थे ना और लेदर वर्कर्स होते थे, ये खोन्स के पास आते थे जब भी इनको कुसुम या पलाश फ्लावर की जरूरत होती है, क्योंकि ये कुसुम या पलाश फ्लावर की हेल्प से ये अपने क्लोथ्स और लेदर को थोड़ा सा कलर कर सकते थे।
अब देखो कहाँ से ये फॉरेस्ट के लोग जो होते थे इनको राइस या दूसरे ग्रेन्स की सप्लाई मिलती थी, क्योंकि इतना थोड़ी कि खुद ही उगा लेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। तो कभी कभी वो गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे, जैसे जो उनको चाहिए उसके बदले में फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे दिया। और कई टाइम्स पर वो थोड़ा सा जो भी उनकी अर्निंग्स होती थी उसके थ्रू गुड्स खरीद लेते थे। और कई लोग जो थे वो विलेजेस में जाकर जॉब्स भी कर लेते थे, जैसे कि बिल्डिंग रोड्स, मतलब रोड्स बनाना या फिर बोझ कैरी करना, कैरिंग लोड्स। और कई लोग जो है वो पीजेंट की तरह भी काम कर लेते थे, फिर लेबर की तरह भी काम कर लेते थे पीजेंट्स या फार्मर्स की खेतों में। और जब देखो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कम होता था ना, जब ये सप्लाई कम हो जाती थी तो ट्राइबल लोग जो होते थे उनको काम की तलाश में जाना पड़ता था। लेकिन देखो काम की तलाश में सब नहीं जाते थे, जैसे बेगास थे ना सेंट्रल इंडिया के, ये दूसरों के लिए काम करना इनको पसंद नहीं था। बेगास को ना वो बेगास खुद को जंगल के लोग की तरह ही आइडेंटिफाई करते थे, जो कि सिर्फ जंगल के प्रोड्यूस पर ही जिएंगे। उनकी ना ये डिग्निटी शान के खिलाफ था कि वो लेबरर की तरह काम करें। ट्राइबल ग्रुप्स को हमेशा ना खरीदना भी पड़ता था, बेचना भी पड़ता था अपने सामान को, जो क्योंकि उनको वो चाहिए ना जो कि उनके लोकेलिटी में बनता नहीं है, तो खरीद बेच भी करनी पड़ती थी। तो इसी कारण उनकी जो डिपेंडेंस थी ना वो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स पर बनी हुई थी। तो ट्रेडर्स हमेशा आते थे कुछ सेल करने के लिए या फिर हाई प्राइसेस पर गुड्स बेच जाते थे, और मनी लैंडर्स उनको लोन दे देते थे ट्राइबल लोगों को, ताकि उनको जो भी पैसे की जरूरत हो वो पूरा हो सके। और देखो लेकिन देखो जो इंटरेस्ट होता था ना लोन्स पर, वो बहुत ज्यादा होता था, इसलिए ट्राइबल्स जो होते थे तो मार्केट और कॉमर्स को एक तरह से डेब्ट और पॉवर्टी की तरह ही देखते थे। इसीलिए मनी लेंडर और ट्रेडर को भी वो इविल आउटसाइडर्स की तरह देखते थे और अपने दुखों का कारण मानते थे। सम हर्टेड एनिमल्स, अभी हमने झूम कल्टीवेशन, बाहर जाके काम करना सब पता करा। कुछ लोग ऐसे भी थे ट्राइबल्स में जो कि हर्ड करते थे एनिमल्स की, एनिमल हर्डिंग। काफी ट्राइबल ग्रुप्स जो थे ना वो हर्डिंग करते थे और रेयरिंग करते थे एनिमल्स की। और वो पेस्टोरलिस्ट थे जो कि अपने हर्ड्स में मूव करते रहते थे, कैटल और शीप को मूव करवाते रहते थे सीजन्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पे भी उनका खाना मिल जाए। और देखो जब ग्रास एक प्लेस पर खत्म हो जाती थी तब वो दूसरे प्लेस पर चले जाते थे। वान गुज्जर्स जो कि पंजाब हिल्स के थे, और लबडीज आंध्र प्रदेश के, वो कैटल हर्डर्स थे। और कुल्लू के जो गड्डीज थे ना वो शेफर्ड्स थे। और कश्मीर के बकरवाल्स वो गोट्स की रियरिंग करते थे। अब देखो सोर्स वन, अ टाइम टू हंट, अ टाइम टू सो, अ टाइम टू मूव टू अ न्यू फील्ड। तो देखो हमने कभी नोट किया कि ये जो अलग अलग सोसाइटी में लोग रहते हैं इनका ना काम और टाइम को लेकर सेम नोशन नहीं होता। जो लाइफ होती है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की और हंटर्स की अलग अलग रीजन्स में, वो कैलेंडर या फिर टास्क डिवीजन जो भी मैन और वुमेन को टास्क मिले ना उसके हिसाब से वेरी करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो वेरियर एल्विन जो थे वो एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो कि बेगास और कॉन्ट्स जो कि सेंट्रल इंडिया के थे उनके बीच में रहे थे 1930 और 1940 के बीच में। तो वो देखो कैलेंडर के अकॉर्डिंगली जो उनका मतलब किस तरह से वो काम करते थे उनके बारे में वो लिखते हैं कि चैत का महीना जो होता है उसमें वुमेन्स जो है वो क्लियरिंग्स करने लग जाती थी। वो स्टॉक्स को काट लेती थी जो कि पहले से पक चुकी हो। और मेन जो होते थे वो बड़े बड़े लार्ज ट्रीज को काटते थे और अपना मतलब जो हंटिंग के लिए उस चले जाते थे। और हंट जो है वो जब भी फुल मून ईस्ट में होता ना तब शुरू होता था। और बैम्बू के ट्रैप्स जो होते थे उनको हंटिंग के लिए यूज किया जाता था। वुमेन जैसे कि सागो, टैमरिंड या मशरूम हो गया, इस तरह के फल इकट्ठा कर लेती थी। बैगा वुमेन सिर्फ जो है ना वो कांदा या महुआ सीड्स की रूट को इकट्ठा कर सकती थी। और सभी जो सेंट्रल इंडिया में आदिवासी थे ना उसमें से बैगास को बेस्ट हंटर्स माना जाता था। अब देखो बैसाखी में जो फॉरेस्ट की फायरिंग थी वो शुरू हो जाती थी। वुमेन जो है वो जो अनजला मतलब ना जला हुआ वुड था उसको इकट्ठा कर लेती थी जलाने के लिए। और मैन जो थे वो हंट कर लेते थे, लेकिन अब नजदीक के गांव के पास जाकर भी हंटिंग कर लेते थे। जेठ के महीने में देखो सोइंग शुरू हो जाती थी, मतलब बोना शुरू हो जाता था बीज वगैरह। और हंटिंग अभी भी चलती रहती थी। आषाढ़ से भादों में जो मैन होते थे वो फील्ड में काम करते थे, खेतों में काम करते थे। और कुआर में देखो जो फ्रूट्स होते थे ना बीन्स के वो पक जाते थे, और कार्तिक कुटकी में वो एकदम पक जाते थे। और अघान में हर क्रॉप जो एकदम तैयार हो जाती थी, और पौष में विनोइंग शुरू हो जाती थी उसकी, छानना एक तरह से। बस जो था ना वो डांसिंग और मैरिजेस के लिए भी अच्छा टाइम माना जाता था। और देखो माघ में जब शिफ्ट होती थी ना वो मेड टू न्यू बेवर्स। जो माघ शिफ्ट होती थी उसमें नए बेवर चुन जाते थे। बेवर क्या होते थे देखो, बेवर मतलब जो कि आंध्र प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बेवर कहा जाता है, वो मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बेवर कहा जाता है। तो मतलब शिफ्टिंग के लिए अपनी जगह बदलनी शुरू कर देते थे माघ में, और हंटिंग गैदरिंग तो अभी भी चलती थी।
ये साइकिल जो ऊपर बताई गई है ना, ये पहले ईयर में इस तरह से काम होता था। सेकेंड ईयर में हंटिंग को ज्यादा टाइम मिलता था और कुछ ही क्रॉप्स उगाई जाती थी और हार्वेस्ट की जाती थी। अब देखो क्योंकि इनफ फूड है तो मैन जो है वो बेवर्स में ही रह लेते थे। और थर्ड ईयर में डाइट को फॉरेस्ट प्रोड्यूस के साथ सप्लीमेंट करना पड़ता था, मतलब फॉरेस्ट का भी खाना थोड़ा सा इंक्लूड करना पड़ता था। इस इमेज में एक संथाल गर्ल दिखाई हुई है जो कि फायरवुड को कैरी कर रही है, और चिल्ड्रन अपनी मम्मी के साथ जाते थे ताकि वो फॉरेस्ट में से जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो उसको गैदर कर सके। अब जूम कल्टीवेशन करते थे, ब्रियरिंग हर्डिंग सब करते थे, लेकिन कुछ लोग सेटल्ड कल्टीवेशन भी कर लेते थे, मतलब बढ़िया से एकदम टिक्के कल्टीवेशन वगैरह कर लेते थे। अब देखो 19th सेंचुरी से पहले ना ट्राइबल जो ग्रुप्स थे ना उन्होंने एकदम बसना शुरू कर दिया था, और साल में एक बार कल्टीवेशन शुरू कर दी थी। मतलब एक जगह पर कल्टीवेशन शुरू कर दी थी, हर साल अपना एरिया बदल लेते होंगे। मतलब एक ही जगह पर कल्टीवेशन करते थे, एरिया नहीं बदलते थे। अब देखो उन्होंने प्लो यूज करना भी शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे उनको जो भी लैंड था ना जिस पर वो काम करते थे उस पर रहने का भी अधिकार मिल गया था। कई केसेस में जैसे कि मुंडाज हो गए छोटा नागपुर के, तो पूरा क्लैन ही उनसे बिलोंग करता था। क्योंकि देखो जो भी मेंबर्स थे ना क्लैन के, वो खुद को जो भी उस रीजन के ओरिजिनल सेटलर्स है उनके डिसेंडेंट्स मानते थे। जिन्होंने सबसे पहले इस लैंड को क्लियर किया था उन्हीं का डिसेंडेंट मानते थे, तो पूरा क्लैन ही एज अ होल, तो वो लैंड उन्हीं से बिलोंग करता था। इसीलिए देखो सभी के पास लैंड राइट्स थे। और कभी कई बार जो लोग होते थे ना क्लैन के, कुछ लोगों को ज्यादा पावर्स मिल जाती थी दूसरों से, तो वो चीफ्स बन जाते थे और दूसरे उनके फॉलोवर बन जाते थे। पावरफुल मैन जो होता था वो हमेशा अपने लैंड को एकदम रेंट पे दे देता था, खुद कल्टीवेशन करने की जगह खुद मेहनत नहीं करता, वो किराए पे दे देता है अपने लैंड को। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ना ये जो सेटल ट्राइबल ग्रुप्स हो गए जैसे गोंड्स या संथाल्स, ये हंटर्स गैदरर्स या शिफ्टिंग कल्टीवेटर से ज्यादा सिविलाइज्ड लगे। जो फॉरेस्ट में रहते थे ना उनको वाइल्ड या सैवेज माना जाता था, और फील हुआ कि इनको भी सेटल या सिविलाइज्ड बनाना पड़ेगा। कॉलोनियल रूल ने कैसे ट्राइबल लाइफ को अफेक्ट किया? तो जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ना उनकी लाइफ में काफी चेंज आया ब्रिटिश रूल में। अभी हम देखते हैं कैसे ट्राइबल चीफ्स के साथ क्या हुआ। तो देखो ब्रिटिश के अराइवल से पहले काफी एरियाज में ट्राइबल चीफ जो होते थे वो काफी इंपॉर्टेंट लोग होते थे, क्योंकि उनको कुछ पावर मिलती थी, इकोनॉमिक पावर भी उनके पास होती थी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होती थी, और वो अपने अपने टेरिटरीज को कंट्रोल करते थे। और कई कई एरियाज में तो उनके पास अपनी पुलिस भी होती थी, मतलब ऐसे ही सैनिक वगैरह। और वो लोकल रूल्स जो भी लैंड या फॉरेस्ट मैनेजमेंट के थे उनको डिसाइड करते थे। लेकिन ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, ये जो फंक्शंस और पावर्स थी ना ट्राइबल चीफ्स की, ये काफी चेंज हुई, एक तरह से कम हुई। अब देखो वो अपने लैंड टाइटल्स तो रख सकते थे कुछ विलेजेस के ऊपर, और अपनी लैंड को रेंट भी कर सकते थे, लेकिन काफी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो उनकी खत्म हो गई थी। और उनको भी जो ब्रिटिश ऑफिशियल रूल बनाते थे वो फॉलो करने पड़ते थे। और साथ ही साथ उनको ब्रिटिश लोगों को ना ट्रिब्यूट भी पे करना पड़ता था। और देखो ट्राइबल ग्रुप्स में डिसिप्लिन ब्रिटिश के बिहाफ पर उनको मेंटेन करना पड़ता था। तो उनको वो अपनी अथॉरिटी खो चुके थे एक तरह से, जो कि वो पहले एंजॉय करते थे। और एक तरह से ट्रेडिशनल फंक्शंस जो है ना उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ क्या हुआ ये तो हमने पढ़ लिया कि ये जो ट्राइबल चीफ है इनके साथ क्या हुआ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या हुआ, तो ब्रिटिश लोग जो थे ना वो अनकंफर्टेबल थे उन लोगों के साथ जो कि एकदम फिक्स डोम में नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं। तो वो चाहते थे कि जो ट्राइबल ग्रुप्स है ना वो एक जगह पर बस जाए और पीजेंट कल्टीवेटर्स बन जाए, इस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना करे। तो जो सेटल्ड पीजेंट्स जो होते हैं ना वो इजी होते हैं कंट्रोल करने और उनको एडमिनिस्टर करना, बजाय कि जो लोग घूमते रहते हैं उनसे। तो ब्रिटिश क्योंकि एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स भी चाहते थे स्टेट के लिए, तो उन्होंने लैंड सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब उन्होंने पहले लैंड को मेजर किया, और फिर हर इंडिविजुअल को कितना लैंड मिलेगा, क्या उसके राइट्स होंगे, इनको डिफाइन किया। और फिर स्टेट की जो भी रिवेन्यू डिमांड है ना वो फिक्स कर दी। तो कुछ पीजेंट्स जो थे उनको लैंड ओनर्स डिक्लेयर कर दिया गया, और दूसरे को टेनेंट्स, मतलब जो किराए पे रहते हैं। जैसा हमने चैप्टर 2 में भी देखा कि जो टेनेंट्स है उनको रेंट पे करना पड़ेगा लैंड ओनर को, और लैंड ओनर फिर से रिवेन्यू देगा स्टेट को। तो ब्रिटिश का जो एफर्ट था ना जूम कल्टीवेटर्स को सेटल करना वो वेरी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं था। जो सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन थी ना वो इजी नहीं थी, क्योंकि कई एरियाज में पानी कम है, तो कई एरियाज में मिट्टी सूखी पड़ी है, तो वहां पर ज्यादा खेती किस तरह करेंगे। तो देखो जूम कल्टीवेटर्स जो थे जिन्होंने प्लो कल्टीवेशन मतलब हल वगैरह चलाना शुरू कर दिया था ना, अब उनको काफी दिक्कतें आई, क्योंकि जो फील्ड थी वो अच्छा ईल्ड नहीं देती थी, मतलब ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। तो इसीलिए जूम कल्टीवेटर्स जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थे ना उन्होंने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कंटिन्यू रखे, वो ऐसा इंसिस्ट किया।
तो जो ये काफी प्रोटेस्ट हुए ना, जूम कल्टीवेशन करते रहे इस तरह के, तो इसके कारण ब्रिटिश को ना अल्टीमेटली जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, उसका अधिकार देना ही पड़ा फॉरेस्ट के कुछ पार्ट्स में। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। तो देखो ट्राइबल ग्रुप्स की लाइफ जो थी वो हमने देख ली कि वो फॉरेस्ट से ज्यादा डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो देखो फॉरेस्ट लॉज में चेंज आ जाने से उनके ट्राइबल लाइफ पे काफी चेंज आएगा। तो ब्रिटिश ने देखो अपना जो कंट्रोल था ना फॉरेस्ट पर वो एक्सटेंड किया और डिक्लेयर कर दिया कि फॉरेस्ट जो है वो स्टेट प्रॉपर्टी है। तो कई फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट की तरह क्लासिफाई किया गया ताकि उनमें से सिर्फ टिम्बर निकाल ले, टिम्बर प्रोड्यूस करवाए जो कि ब्रिटिश को चाहिए। और इन फॉरेस्ट में ना फ्रीली घूमना अलाउड नहीं था, जूम कल्टीवेशन चलती थी और जो फ्रूट्स जो थे और एनिमल्स की हंटिंग थी, ये सब अलाउड नहीं था। तो जूम कल्टीवेटर्स इस तरह की सिचुएशन में जिएंगे कैसे? तो इसीलिए कईयों को ना मजबूर हो गए कि वो काम की खोज में दूसरे एरियाज पे जाए या फिर आजीविका की खोज में दूसरे एरियाज में जाए, क्योंकि ये सब सिचुएशंस में वो जूम कल्टीवेशन करेंगे कैसे? लेकिन एक बार जब देखो ब्रिटिश ने ट्राइबल पीपल को फॉरेस्ट के अंदर रहने से रोक दिया ना, तब उनको दिक्कत आई। क्योंकि देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अब लेबर कहाँ से मिलेगी जब ट्राइबल लोग ही उसमें नहीं रहते? तो वो ट्रीज कैसे काटेंगे रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट लॉग्स के लिए, मतलब लॉग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए? तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स एक सॉल्यूशन के साथ आए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ना जूम कल्टीवेटर्स को लैंड के छोटे छोटे पैचेस दे देंगे फॉरेस्ट में और उनको अलाउ कर देंगे कि सिर्फ इनमें कल्टीवेशन कर लो। कंडीशन ये रहेगी कि जो भी विलेज में रहेगा ना, उसको लेबर की तरह काम करना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए और फॉरेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कई रीजन्स में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था ना वो इस्टेब्लिश हो गया। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट विलेजेस इस्टेब्लिश कर दिए ताकि उनको सस्ते में लेबर की रेगुलर सप्लाई मिलती रहे। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इज इट टू लिव। तो देखो 1930 में वरियर इल्विन जो थे वो बेगास के एक लैंड पर विजिट करते हैं। तो वो जानना चाहते थे कि उनके कस्टम्स प्रैक्टिसेस आर्ट फोकलोर क्या है। तो देखो काफी सॉन्ग्स जो कि उस टाइम पर बने थे ना, बेगास के लाइफ के डिफिकल्टी दिखा रहे थे वो ब्रिटिश रूल के अंदर, वो ऐसा रिकॉर्ड करते हैं कि देखो जो ये इंग्लिश का लैंड है इसमें जीना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसमें जीना। विलेज में तो लैंडलॉर्ड बैठा रहता है, गेट पर कोतवाल बैठा रहता है, गार्डन्स में पटवारी बैठा रहता है और फील्ड पर गवर्नमेंट बैठी रहती है। तो इस इंग्लिश के लैंड पर जीना कितना मुश्किल है। तो कैटल टैक्स मतलब कि पशु जो होते हैं ना, कैटल टैक्स, गाय भैंस के टैक्स के लिए, तो कैटल टैक्स के लिए हमको गाय बेचनी पड़ जाती है। फॉरेस्ट टैक्स के लिए हमको बफेलो बेचनी पड़ जाती है। लैंड टैक्स के लिए हमको बुलक बेचनी पड़ जाती है, बैलगाड़ी। हम अपना खाने का भी इंतजाम कहाँ से करें? इस ब्रिट इंग्लिश के लैंड पर रहना बहुत मुश्किल है। तो देखो काफी जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ना वो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज थे उनके अगेंस्ट एक्ट करते थे। तो उन्होंने प्रैक्टिसेस थी जिनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था वो स्टार्ट कर दी थी। और कभी कभी बिल्कुल खुले खुला रिबेलियन मतलब विद्रोह कर देते थे। तो ऐसा ही एक विद्रोह हुआ था 1906 में असम में, सोंगराम सांगमा, रिवोल्ट ऑफ सोंगराम सांगमा। और फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930 का, सेंट्रल प्रोविंसेस में भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है। द प्रॉब्लम ट्रेड। तो देखो 19 सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप्स जो थे उन्होंने देखा कि ये ट्रेडर्स हैं और जो मनी लैंडर्स है ये फॉरेस्ट में आते रहते हैं, जो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदते हैं और कैश लोन्स देते रहते हैं और वेजिस के, और उनसे ही वो काम मांग लेते थे, दिहाड़ी पे कर लेंगे। तो देखो ट्राइबल ग्रुप्स को कुछ समय लगा कि जो हो रहा है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे ये पहचानने में। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, सिल्क ग्रोवर्स का केस देख लो। 18 सेंचुरी में इंडियन सिल्क जो था वो बहुत ज्यादा डिमांड में था यूरोपियन मार्केट्स में। तो जो इंडियन सिल्क की अच्छी क्वालिटी थी ना, इसके कारण वो ज्यादा वैल्यूड था और इंडिया से एक्सपोर्ट कर देते थे इसको जल्दी जल्दी। तो देखो जैसे जैसे मार्केट एक्सपैंड हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने ट्राई किया कि वो सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएं ताकि वो ग्रोइंग डिमांड से मीट कर सके, ज्यादा पैसा कमा सके। तो देखो हजारीबाग जो कि आज के दिन में झारखंड में है, ये एक एरिया है जहाँ पर संथाल्स जो थे ना वो कुकून्स को रियर करते थे, कुकून्स को रियर करते थे। तो देखो ट्रेडर्स जो आते थे जो कि सिल्क में डील करते थे वो एजेंट्स को बेच देते थे जो कि ट्राइबल लोगों को लोन दे देते थे और कुकून्स जो है उनको कलेक्ट कर लेते थे। तो जो उगाने वाले थे उनको 3 से 4 रुपया मिल जाता था हर 1000 कुकून के लिए। और फिर देखो बाद में वो बुर्दवान में एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे या फिर गया में एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे जहाँ पर उनको 5 गुना ज्यादा दाम मिल जाता था। तो मिडलमैन जो भी होता था, जो मिडलमैन को मिडलमैन इसलिए कहते थे क्योंकि वो सभी तरह की डील्स जो भी एक्सपोर्टर्स और सिल्क ग्रोवर्स के बीच में थे ना उसको अरेंज करता था।
तो देखो 4 से 5 गुना रेट में बेच रहे तो मिडल मैन को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता था। और सिल्क ग्रोवर्स जो है वो तो थोड़ा सा कमा पाते थे, सिर्फ 1000 कुकून्स बेचने पर उनको 3 से 4 रुपया सारा मिलेगा। तो देखो काफी जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ना, उन्होंने मार्केट देखा और फिर ट्रेडर्स को अपने मार्केट और ट्रेडर को अपना मेन एनिमी समझा। वुमेन के लिए डोमेस्टिक वर्क सिर्फ घर का काम ही नहीं था, उनको साथ ही में अपने बेबीज को कैरी करके फील्ड या फैक्ट्रीज में भी काम करना पड़ता था। कोल माइनर्स ऑफ बिहार। देखो 1920s में 50% जो माइनर्स थे ना झारिया कोल माइंस में, ये बिहार के ट्राइबल्स थे। और ये डार्क या सफोकेटिंग माइंस में बिल्कुल गहराई में जाके काम करते थे, और ये काफी डेंजरस भी था। और लोग मर भी जाते थे। 1920 में 2000 से ज्यादा वर्कर जो थे वो हर साल मरते थे कोल माइंस में इंडिया में। द सर्च ऑफ वर्क। तो देखो जो ट्राइबल्स की दुर्दशा थी कि उनको अपने घर से दूर जाना पड़ता था काम के लिए, वो बढ़ती जा रही थी। लेट 19 सेंचुरी में देखो टी प्लांटेशंस जो है वो स्टार्ट हो गई थी, और माइनिंग भी एक काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गई थी। ट्राइबल्स को रिक्रूट किया जाता था बहुत सारी संख्या में, ताकि वो टी प्लांटेशंस जो असम की है उसमें काम करें या फिर झारखंड की कोल माइंस में काम करें। और उनको कॉन्ट्रैक्टर लोग रिक्रूट करते थे जो कि उनको बहुत कम पैसे देते थे, और उनको घर भी नहीं जाने दिया जाता था। क्लोजर लुक। तो देखो 19th और 20th सेंचुरी में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ना कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, उन्होंने इन लॉज में जो चेंजेस आ रहे हैं इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जो भी उनकी प्रैक्टिसेस थी उनके उनमें जो रेस्ट्रिक्शंस आई थी, जो नए टैक्स उनको पे करने पड़ते थे, जो भी ट्रेडर्स या मनी लेंडर्स के से उनको एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़ रही थी, शोषण जो उनका हो रहा था, तो इसके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट कर दी थी। जो कोल्स थे उन्होंने 1831 से 1832 में ही रिबेल कर दिया था। संथाल्स जो थे उन्होंने 1855 में रिवोल्ट कर दिया था। और जो बस्तर रिबेलियन हुई थी ना सेंट्रल इंडिया में, ये 1910 में हुई थी। और वर्ली रिवोल्ट जो हुई थी महाराष्ट्र में 1940 में। जो बिरसा का मूवमेंट था ना, वो इसी तरह का एक मूवमेंट था, बिरसा मुंडा। चलो पहले ये पढ़ लेते हैं। ब्लड ट्रिकल्स फ्रॉम माई शोल्डर, मतलब मेरे कंधे से टपक टपक के खून बह रहा है। तो मुंडास का जो सॉन्ग थे, वो उनकी एक तरह से माइजरी मतलब दुर्दशा जो थी वो दिखाते थे। तो देखो उनको फोर्स लेबर की तरह काम करना पड़ता था, तो ब्लड जो था उनके शोल्डर से एक तरह से बहता था। रात दिन जो जमींदार लोग हैं वो अपने संदेशवाहक या दूत को भेजते थे, और ये उनको दिन रात एनोय कर मतलब इरिटेट करते रहते थे। ऐसी इनकी कंडीशन है कि इनके पास तो अपना घर भी नहीं है, तो इनको खुशी कहाँ से मिलेगी। देखो बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 मतलब मिड 1870s में हुआ था। तो उनके जो फादर थे वो गरीब थे। और देखो ही ग्रो अप इन द फॉरेस्ट ऑफ बोहोंडा। जो बोहोंडा के फॉरेस्ट थे ना, इनमें ये बड़े हुए हैं शीप्स चराते हुए या फिर बांसुरी बजाते हुए और लोकल अखाड़ा में डांस करते हुए। तो क्योंकि ये काफी गरीब थे, तो इनके फादर को ना अलग अलग जगह पर जाकर काम का जुगाड़ करना पड़ता था। और जब ये थोड़े एडोलेसेंट हुए, तो बिरसा ने उस टाइम पर बिरसा मुंडा अपराइजिंग की कहानियां सुनी थी। और एक तरह से जो सिरदार्स थे ना, उनको भी कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करते हुए देखा था कि आप विद्रोह करो। तो देखो वो जो थे वो गोल्डन एज की बात करते थे, जब मुंडास जो थे ना वो किसी से भी दबते नहीं थे, किसी भी डीकू डीकू से दबते नहीं थे, मतलब बाहर वाले से। और उन्होंने कहा कि देखो जो हमारा टाइम था ना, जब कम्युनिटी के पास एंसेस्ट्रल राइट थे, उनको वापस ले आना चाहिए। जो हमारे राइट्स है, ये लैंड हमारे इस तरह के। तो उन्होंने एक तरह से जो रीजन के ओरिजिनल सेटलर्स थे ना, उनके डिसेंडेंट्स की तरह ही खुद को देखा और अपने लैंड के लिए लड़ाई करने के लिए कहा। लोगों को याद दिलाया कि उनको अपनी किंगडम वापस जीतनी पड़ेगी। बिरसा जो है वो लोकल मिशनरी स्कूल में गए थे, और जो मिशनरीज के सरमन्स होते थे ना, प्रवचन वगैरह, उनको सुनते थे। और वहां पर उन्होंने सुना, वहां पर भी उन्होंने यही सुना कि मुंडास जो थे ना वो अपनी किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग की किंगडम को वापस पा सकते हैं, और अपने जो राइट्स है जो उन्होंने खो दिया उनको भी वापस पा सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल सिर्फ तब है जब वो अच्छे क्रिश्चियंस बन जाए और अपनी जो बेकार प्रैक्टिसेस है ना उनको छोड़ दे। तो देखो बाद में कुछ समय जो बिरसा थे ना, वो एक प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर के पास भी समय बिताते थे, मतलब विष्णु भगवान के जो को जो पूछते हैं उनके पास भी समय बिताते थे। तो उन्होंने सैक्रेड थ्रेड भी पहना, और साथ ही जो प्योरिटी ऑफ पाइटी मतलब पवित्रता की वैल्यू है ना, वो उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी थी। तो बिरसा जो थे वो डीपली इन्फ्लुएंस थे इन आइडियाज से, जो कि वो बड़े होते होते डेवलप करते जा रहे थे अपने अंदर। तो उनका जो मूवमेंट था वो एक तरह से ट्राइबल सोसाइटी में रिफॉर्म्स ला रहे थे,
उन्होंने मुंडास को रिक्वेस्ट किया कि आप शराब मत पियो, विलेजेस को साफ करो और विचक्राफ्ट या सोर्सरी, काला जादू वगैरह हो गया, इनमें विश्वास करना बंद कर दो। लेकिन साथ ही में अपने को ये भी याद रखना है कि बिरसा जो थे ना वो मिशनरीज और लैंडलॉर्ड्स के भी अगेंस्ट थे, भले ही वो मिशनरीज के स्कूल में पढ़े हैं। उन्होंने इनको आउटसाइडर्स की तरह देखा, जो कि मुंडा का जीने का तरीका था ना मुंडास का, उसको खराब करते जा रहे हैं। तो 1895 में बिरसा ने ना अपने फॉलोअर्स को रिक्वेस्ट किया कि आप जो है ना अपना जो पास्ट था ना, ग्लोरियस पास्ट, उसको रिकवर करो। उन्होंने गोल्डन एज की बात की, पास्ट की जो गोल्डन एज थी सतयुग की, जहाँ पर मुंडास जो है वो एक अच्छी लाइफ जीते थे, एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्ट करते थे, नेचुरल स्प्रिंग्स को भी टैप करते थे और ट्रीज ऑर्चर्ड्स प्लांट करते थे और कल्टीवेशन करते थे अपने जीने के लिए। वो अपने भाइयों को, बंधुओं को, रिश्तेदारों को मारते नहीं थे, ऑनेस्टली जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग जो है ना एक बार फिर से अपने ही लैंड पर काम करें, एकदम बस जाए और अपनी फील्ड्स को कल्टीवेट करें। तो इससे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ना, काफी जो पॉलिटिकल एम थे ना बिरसा मूवमेंट के, उससे तंग हो गए थे। तो वो क्योंकि देखो बिरसा मूवमेंट के अकॉर्डिंगली वो मिशनरीज को, मनी लैंडर्स को, लैंडलॉर्ड्स को भगाना चाहते थे और जो मुंडा राज की गवर्नमेंट है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते थे, जहां पर बिरसा उनके हेड होंगे। तो मूवमेंट ने ना इन सभी फोर्सेस को एक तरह से माइजरी मतलब दुख का कारण माना, जहां पर मुंडास को दुख मिल रहा है। तो जो लैंड पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, ये भी एक तरह से ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को खराब कर रही थी। लैंड लॉर्ड्स, मनी लैंडर्स जो थे वो उनका लैंड ले जाते थे, मिशनरीज जो है उनके ट्रेडिशनल कल्चर को बार बार क्रिटिसाइज करते रहते थे। तो जैसे जैसे मूवमेंट फैला तो ब्रिटिश लोगों ने फैसला कर लिया कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स अब एक्ट करेंगे। तो उन्होंने बिरसा को 1895 में अरेस्ट कर लिया, कहकर कि ये राइटिंग राइटिंग जो है ना विद्रोह भड़का रही है, और इनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। तो 1895 के बाद जब 1897 में बिरसा मुंडा को रिलीज किया गया तो उन्होंने गांव से गांव जाकर सपोर्ट इकट्ठा किया। उन्होंने ट्रेडिशनल सिंबल्स का यूज किया, लोगों को ट्रेडिशनल लैंग्वेज का यूज करके लोगों को अपनी तरफ किया कि आप ना रावण को खत्म करो। रावण वो एक तरह से यूरोपियंस या फिर डीकूस को कह रहे थे, और एक किंगडम स्टैब्लिश करो बिरसा के लीडरशिप में। तो बिरसा के फॉलोअर्स ने फिर से जो है वो डीकू के सिंबल से उनको टारगेट शुरू करना शुरू कर दिया, यूरोपियन पावर्स को टारगेट शुरू करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशन को, चर्चेस को अटैक कर दिया, और जो मनी लैंडर जमींदार की प्रॉपर्टी थी उन पे अटैक कर दिया। और वो बिरसा राज के सिंबल के तौर पर एक व्हाइट फ्लैग दिखाने लग गए थे। तो देखो 1900 में बिरसा कोलेरा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, और जो मूवमेंट था ना ये थोड़ा सा कमजोर पड़ गया बिल्कुल। तो देखो लेकिन फिर भी इस मूवमेंट का दो तरीकों से काफी इम्पैक्ट रहा है। सबसे पहला कि इस मूवमेंट के कारण कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी ना, जो वो लॉज इंट्रोड्यूस कर देती थी ट्राइबल्स के। तो अब जो ट्राइबल्स के लैंड है ना वो डिकूज जो है वो इजिली नहीं ले सकते। और दूसरा दिखा दिया इस मूवमेंट ने कि जो ट्राइबल लोग है ना उनके पास भी प्रोटेस्ट करने की पूरी कैपेसिटी है, जो भी उनके ऊपर अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ, और वो कॉलोनियल रूल के खिलाफ एंगर दिखाने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो देखो एक तरह से उन्होंने अपने स्पेसिफिक वे में ये सब काम किया, अपने रिचुअल्स या फिर स्ट्रगल का सिंबल बनाकर। लेकिन ब्रिटिश लोगों को दिखा दिया था कि जो ट्राइबल्स है वो भी रिवोल्ट करेंगे तो काफी दिक्कत में आ जाएंगे। थैंक यू, ये चैप्टर आपका इसी के साथ खत्म हो गया है।